आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो खुद हजारों सवालों से भरी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इराक की नहीं है, ईरान से नहीं आई, सीरिया से नहीं आई, यमन से नहीं आई, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हमारे अपने देश भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों की हैं, जहां लोग आतंकवादी हसन नसरल्ला की मौत का मातम मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हसन नसरल्ला इजराइल के खिलाफ युद्ध में शहीद हुआ है और उसकी शहादत पर भारत के मुसलमानों को गर्व है। जरा तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बड़गाम और कारगिल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सुल्तानपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आतंकवादी हसन नसरल्ला की मौत से कुछ मुसलमानों को इतनी पीड़ा हुई कि वो बिलख बिलख कर रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम एक नसरल्ला को मारोगे तो हर घर से नसरल्ला निकलेगा। एक नसरुल्लाह को मार दिए, लेकिन अब हर जगह से एक नसरुल्लाह और उठेंगे और ये आतंकवाद के खिलाफ जो है अपना एहतजाज करेंगे और आतंकवाद को खत्म करके ही रहेंगे। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हमारे देश के बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर और इन दृश्यों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इस बार भी लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दृश्य उस भारत के हैं जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। हसन नसरल्ला लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख था, जिसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई और इन लोगों में बहुत सारे मुसलमान भी थे। और यही कारण है कि जब यह आतंकवादी मारा गया तब सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उसकी मौत का जश्न मनाया और वहां देर रात तक कई इलाकों में आतिशबाजी होती रही। ये सीरिया की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश बहरीन में भी इस आतंकवादी की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने नसरल्ला की मौत पर एक बयान तक नहीं दिया। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में, शहरों में शिया समुदाय के मुसलमान इस आतंकवादी की मौत का शोक मना रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरल्ला उनके दिलों का राजा है और उनके दिलों में हमेशा राज करता रहेगा, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। और इस आतंकवादी की मौत पर रायपुर समेत कई शहरों में मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना विरोध जताया, अपना दुख जताया। लखनऊ की ये भीड़ आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारा देश जा कहां रहा है। हसन नसरुल्लाह की बारगाह में हदिया सवाब का नजराना। करबला के उस बयावा में 3 दिन का प्यासा हुसैन शहीद होता रहा। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद। आग लगा दो, आग लगा दो अमेरिका को, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो अमेरिका को। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद। जमा हुए क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और
आज वो शहीद किया गया है। लब्बैक या महदी, लब्बैक या खामिनई। तो दुनिया भर में नसरुल्लाह की मौत पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं ये आपने देख लिया। हमारे देश में क्या रिएक्शन हो रहा है ये आपने देख लिया। हमारे देश में यानी भारत में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की। इसलिए भारत ये कह सकता है कि आज इस्लाम की दुनिया में भी भारत एक बड़ा देश है, बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि आबादी के मामले में, मुसलमानों की आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस्लाम की दुनिया में जो कुछ भी होता है, इस्लाम की दुनिया में जो राजनीति होती है, जो घटनाक्रम हो रहा है, इस्लाम को मानने वाले देशों में जो कुछ भी हो रहा है, भारत का मुसलमान आज उससे अछूता नहीं है। और उस पूरे समाज, जो इस्लाम का जो समाज है, भारत का मुसलमान अपने आप को उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। और इस्लाम की दुनिया में हर घटनाक्रम में भारत का मुसलमान अपनी भूमिका निभाना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है। आज ये जो सारी तस्वीरें हैं ये यही बात बताती है। लेकिन सोचिए, ये भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि जब भारत का समाज, हमारा अपना समाज, धर्म और छोटी छोटी जातियों में बंटता जा रहा है, लोग अपने शहर में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों को भी अपना भाई नहीं मानते, आपस में जातियों में बंट चुके हैं। तब ऐसे में भारत के मुसलमान 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान में मारे गए एक आतंकवादी को अपना भाई बता रहे हैं और उसके लिए अपने देश में यहां बैठकर हजारों किलोमीटर दूर खुलकर आंसू बहा रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वो हमारा भाई था और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक बार कहा था कि हम आतंकवादियों से लड़कर नए आतंकवादियों को पैदा नहीं करते, बल्कि उन्हें अनदेखा करके या आतंकवादियों से अपनी हमदर्दी जताकर आतंकवाद को आमंत्रित करते हैं। और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा है, जब हम आतंकवाद को ग्लैमराइज कर देते हैं, जब हम आतंकवाद के बारे में दुनिया भर के युवाओं की सोच को प्रभावित करते हैं, आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ देते हैं और उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, तो कैसे लोगों की सोच बदलती है ये आपने देख लिया। और सोचिए, भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया से एकजुट होने की अपील करता है, लेकिन भारत में ही एक आतंकवादी की मौत पर सबसे ज्यादा मातम मनाया जाता है। और इस देश में आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए पहले देर रात तक सुप्रीम कोर्ट को भी खुलवाया जा चुका है। हम बाकी के देशों से तो बहुत कहते हैं कि आतंकवाद पर एक हो जाना चाहिए, आतंकवाद की एक परिभाषा होनी चाहिए पूरे दुनिया में, लेकिन हम अपने ही देश में आतंकवाद को लेकर जो नजरिया है उसे बदल नहीं पा रहे। हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर इस समय के 5 बड़े और लेटेस्ट अपडेट भी आपके लिए हैं, जिनमें पहला अपडेट यह है कि इजराइल की सेना आज रात को लेबनान में जमीन के रास्ते घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर सकती है। और इस समय लेबनान की सीमा के पास इजराइल ने बड़ी संख्या में अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये वो सारी तस्वीरें हैं, यानी हो सकता है कि आज रात को इजराइल की सेना लेबनान में प्रवेश कर जाए। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि अभी तक इजराइल जो है सिर्फ मिसाइल्स के जरिए हमले कर रहा था, लेकिन अब उनकी सेना लेबनान में घुस सकती है। दूसरा, खतरे को देखते हुए लेबनान की ज्यादातर फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और लेबनान में लोग इतना डर गए हैं कि वहां
अब तक 2 लाख लोग अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। तीसरी बात, इजराइल की सेना ने अपनी सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर यमन में आतंकवादी संगठन हूती के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं और अब इजराइल की सेना आतंकवाद के खिलाफ 3 मोर्चों पर लड़ रही है, जिनमें एक तरफ गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है और यमन में हूती के आतंकवादी हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ये शुरू हुई थी गाजा से। पहले एक फ्रंट खोला, उसके बाद ये लड़ाई पहुंच गई लेबनान, दूसरा फ्रंट खोला और अब ये लड़ाई पहुंच गई यमन, तीसरा फ्रंट खोला। और ऐसा लगता है कि इजराइल ने यह तय कर लिया है कि वो अपने खिलाफ काम करने वाले जितने भी इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं अब उन्हें खत्म करके ही मानेगा। बाबा 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 तो देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो युद्ध है अब इसका विस्तार होता जा रहा है। लोगों को पहले लगा होगा कि ये युद्ध सिर्फ गाजा तक सीमित रहेगा, लेकिन इजराइल इसे रोकने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल ने पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन तक लड़ाई पहुंचा दी है। चौथी बात यह है, इजराइल की सेना ने लेबनान में भी हवाई हमले किए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान है कि ईरान इन हमलों के बाद भी चुप बैठा हुआ है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास को ईरान से ही हथियार और आर्थिक मदद मिलती है, पूरा समर्थन मिलता है। ईरान ने ही इन सारे संगठनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी ईरान इस पूरे घटनाक्रम पर चुप है और इन तीनों ही संगठनों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यह चुप्पी बता रही है कि ईरान काफी कमजोर पड़ गया है और अगर हाल के कुछ महीनों में कोई बड़ा देश दुनिया भर के सामने एक्सपोज हुआ है तो उस देश का नाम है ईरान। क्योंकि ईरान पहले बताता था कि वो बहुत मजबूत है, उसके पास बहुत हथियार हैं, वो कुछ भी कर सकता है और उसने इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को अपने आसपास पाल पोस कर बड़ा कर दिया था अपनी रक्षा के लिए और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब इजराइल इन सब के पीछे पड़ा तो यह समझ में आया कि ईरान अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा और इसलिए ईरान आज भी चुप बैठा है, इन सारे आतंकवादी संगठनों को नहीं बचा पाया। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नसरल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन का समर्थन किया है और यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को टालने के प्रयास होने चाहिए। और इस समय का एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है अब से थोड़ी देर पहले और बताया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है और साथ ही भारत वेस्ट एशिया के देशों में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके कहा कि वो ईरान के उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें वहां की सरकार दबाना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही ईरान में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि नसरल्लाह की मौत से पहले इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब वहां के लोग उनके पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस हसन नसरल्लाह को पिछले 18 वर्षों से कभी किसी सार्वजनिक मंच पर देखा नहीं गया, जिसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं होता था, उसकी मूवमेंट के बारे में, वो कहां रहता है, कहां से ऑपरेट करता है, किसी को कुछ नहीं पता था। उसकी हर मूवमेंट को गुप्त रखा जाता था, कोई नहीं जानता था कि उसकी असली लोकेशन कहां है। ऐसे में इजराइल को कैसे पता चला कि उसकी लोकेशन किस जगह पर है और उस आतंकवादी का खात्मा आखिर इजराइल की सेना ने कैसे किया, यह पूरा जो वाकया है बड़ा दिलचस्प है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यह इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसके लिए इजराइल की जो गुप्त एजेंसी है मोसाद की जो खुफिया एजेंसी है उनकी,
तो मोसाद के एजेंट्स पिछले 20 वर्षों से इस आदमी के पीछे लगे हुए थे। मोसाद के एजेंट्स ने पहले हिजबुल्लाह में अपनी पकड़ बनाई और इसके बाद ईरान के कुछ सैन्य कमांडर्स की मदद से यह पता लगा लिया कि लेबनान में हसन नसरल्लाह के मुख्य ठिकाने कहां कहां पर हैं, वो कहां कहां जा सकता है। फ्रांस के एक अखबार के मुताबिक मोसाद को करीब 10 महीने पहले ही यह पता चल चुका था कि हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह से जुड़ी सभी जरूरी मीटिंग्स सेंट्रल हेडक्वार्टर में करना चाहता है और उनका ये जो हेडक्वार्टर है ये दक्षिणी बेरूत के एक इलाके में है। हालांकि इस जानकारी के बाद भी मोसाद के लिए नसरल्लाह को मारना आसान नहीं था, क्योंकि हिजबुल्लाह का यह सेंट्रल हेडक्वार्टर जमीन से 60 फीट नीचे एक बंकर में था और इससे भी बड़ी चुनौती यह थी कि नसरल्लाह इस हेडक्वार्टर में कब आता है, कब जाता है, उसकी भी बहुत ही कम गिने चुने लोगों को जानकारी होती थी। और यही कारण है कि इजराइल ने बहुत चालाकी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 1,500 पेजर्स और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट करके ऐसे डर का माहौल बनाया कि हसन नसरुल्लाह को अपने ठिकानों से बाहर निकलकर आना ही पड़ा और उसकी लोकेशन मोसाद तक पहुंचने लगी। यानी मोसाद की यह रणनीति थी कि कुछ ऐसा डर का माहौल पैदा करो कि नसरुल्लाह अपने ठिकाने से बाहर आ जाए अपनी जान बचाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर आएगा इजराइल को उसके बारे में पता चल जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ एजेंट्स ने ही नसरुल्लाह के साथ गद्दारी की और मोसाद को यह बताना शुरू कर दिया कि नसरुल्लाह कब और किस समय बेरूत के अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर में मीटिंग करने के लिए जाता है, और यहीं से नसरुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यानी नसरुल्लाह को ऐसा लगता था कि कोई उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इजराइल की सेना को उसकी हर मूवमेंट की पर जानकारी भी थी और नजर भी थी।